नमस्ते विद्यार्थियों। अपना टॉपिक कोशिका चल रहा था, तो कोशिका के बारे में देखो। पहले कोशिका किसे कहते हैं अपन ने समझ लिया था, कोशिका की खोज किसने की थी वो भी समझ लिया था, और कोशिका के सिद्धांत किसे कहते हैं उसको भी अपन ने समझ लिया था। और उसके बाद अपन ने कोशिका को संख्या के आधार पर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में बांटा था, वो भी देख लिया। फिर अपन ने संगठन के आधार पर कोशिकाओं को कल अपन ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो पहले वाला तो मैंने हर वीडियो में रिवीजन किया, तो कल पढ़ा हुआ अपन, मेरी आदत है हमेशा, मैंने कहा अपन 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे वाला पढ़ेंगे। देखो, संगठन या संरचना के आधार पर अपन ने कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा था। एक बांटा था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखो, इसका विकास, प्रोकैरियोटिक कोशिका का विकास पहले हो गया था, तो इसे पुरानी कोशिका भी कहा जाता था। और यूकैरियोटिक कोशिका नवीनतम कोशिका थी। और फिर अपन ने पढ़ा था कि इनमें देखो, केंद्र और आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाने के कारण इसे अपन क्या कहते थे, इसमें केंद्र अपने को कैसा दिखता था, अस्पष्ट या बिखरा हुआ। तो आपको पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक में केंद्र कैसा दिखता है, अस्पष्ट। उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आवरण ना पाया जाने के कारण, केंद्र और आनुवंशिक। और उसमें यूकैरियोटिक में केंद्र और आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर आवरण पाए जाने के कारण केंद्र स्पष्ट दिखाई देता था। फिर अपन ने पढ़ा कि भाई देखो, ये अधिकतर ये जिन कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव कहते हैं, जैसे जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, ये अपन ने पढ़ा था। फिर उनमें उनमें पता कि जो जीवाणु की संरचना कितनी थी, 1 से 10 माइक्रोमीटर थी, और उसमें अपन 10 से करते थे 100 माइक्रोमीटर के बराबर थी। फिर अपन ने पढ़ा था कि उसमें राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 80 एस प्रकार के पाए जाते थे, इसमें नहीं सॉरी 70 एस प्रकार के पाए जाते थे, और यूकैरियोटिक में 80 एस प्रकार के पाए जाते। उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट था, इसमें पाया जाता था। और फिर अपन ने पढ़ा कि उसमें अलैंगिक जनन होते थे प्रोकैरियोटिक में, इसमें लैंगिक जनन होते थे। असूत्री विभाजन होता था, उसमें असूत्री विभाजन होता था, उसमें समसूत्री विभाजन होता था। और उसमें कोशिकांग अंक एब्सेंट थे, और इसमें सभी कोशिकांग अंक पाए जाते थे यूकैरियोटिक में। यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था, और ये अपना हो गया शॉर्ट रिविजन। आज अपन पढ़ रहे हैं कि पादप सेल। देखो, पादप सेल और जंतु सेल। अब देखो, ये किसने की थी, लाइडेन ने, और ये स्वान ने। अब देखो, अपन पढ़ रहे हैं इन कोशिकाओं में केंद्र हमेशा किनारे पर स्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं में पूछे तो केंद्र हमेशा कहाँ होंगे, किनारे पे। केंद्र कहाँ होंगे, देखो केंद्र कहाँ होते हैं, केंद्र हमेशा किनारे पे पाए जाते हैं। और जंतु कोशिका में पूछे तो आपको केंद्र कहाँ होते हैं, केंद्र हमेशा मध्य में होते हैं, मध्य भाग में केंद्र होते हैं। ये पहला अंतर हो गया। यदि आपको पूछे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में, अपन देखो अंतर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उसको पादप कोशिका का भी कंपैरिजन कर रहे हैं और जंतु कोशिका का भी कंपैरिजन कर रहे हैं। अब इसमें केंद्र किनारों पे स्थित होता है, इसमें केंद्र मध्य भाग में होता है। फिर कह रहे हैं कोशिका भित्ति सेलवार, इसमें पाई जाती है और इसमें एब्सेंट रहती है। आपको पूछे कि पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति जंतुओं में एब्सेंट रहती है। फिर उसमें हरित लवक पाया जाता है, और इन्हीं के कारण तो पत्तियों का हरा रंग वगैरह होता है। अपन ने कहा था ना कि पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है, उसमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। और इनमें जंतुओं में कोई हरित लवक का कोई रोल नहीं होता, तो इनमें एब्सेंट रहता है। इसमें ताराकाई नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में ताराकाई पाया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा कि पादप में गुणसूत्र, इसको गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी कहते हैं, बड़े आकार के होते हैं, और जंतुओं में छोटे आकार के होते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम आकार में। फिर अपन पढ़ते कि कोशिकाओं में रिक्तिका, इसका दूसरा नाम है रसधानी है, का आकार बड़ा और संख्या कम होती है। देखो, इनका आकार बड़ा होगा तो इनकी संख्या कम होगी, और इनका आकार छोटा होगा तो संख्या अधिक होगी जंतुओं में, इसके अपोजिट है। अब देखो, रिक्तिका की खोज भी एंटन ल्यूवेनहोक ने की थी, और इसमें कुछ नहीं होता, ठोस पदार्थ पाया जाता है। और इसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सारे कोशिका का अंग पढ़ेंगे। और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की वो रिएक्शन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। CO2 प्लस H2O, फिर अपना सौर ऊर्जा पर्णहरित की उपस्थिति में करवाते हैं, तो C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं वो। और उसके बाद आगे ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो इसकी भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी आगे टॉपिक आएगा, तो अपन पढ़ेंगे आराम से। अब ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और ये जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट रहती है। अब फिर देखो, इसमें कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च या मांड के रूप में होता है। अब देखो, अपना पौधे अपना भोजन किसके रूप में स्टोरेज करेंगे, स्टार्च या यंग।
अब भोजन की प्रक्रिया पत्ती में होती है, आपको ही पता है, इसीलिए तो भाई पादप कोशिकाओं के देखो इनमें पत्ती को फैक्ट्री भी, खाद्य फैक्ट्री भी कहा जाता है। और इनमें देखो कार्बोहाइड्रेट का संचय, देखो ये जंतु होते हैं अपना भोजन का स्टोरेज किससे करते हैं, ग्लूकोज को बदलते हैं ग्लाइकोजन में बदलते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रहते हैं, तो इसका पूछे तो ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। ये तो अपन ने पढ़ लिया पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में सारे अंतर। अब अपन पढ़ रहे हैं कोशिका को यूकैरियोटिक के आधार पर, नवीन है तो उसमें अब देखो अपन ने कोशिका आवरण, अब देखो कोशिका आवरण, इसमें कोशिका भित्ति या सेलवार या कोशिका झिल्ली। अब आपको देखो ये होता है कोशिका, कोशिका के चारों ओर देखो डबल परत होती है, इसमें ये होती है कोशिका भित्ति सेल वॉल, और इसके अंदर ये पाई जाती है ये, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये तो कोशिका के दो आवरण में आ गया। अब आपको पूछेंगे फिर जीवधरे, अब देखो जीवधरे को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं, केंद्र, और केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र वगैरह, और उसमें गुणसूत्र में भी जीन होते हैं जो अनुवांशिक पदार्थ का निर्धारण करते हैं, वो आगे जाके अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव, जिसे साइटोप्लाज्मा भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मा भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मा भी कहते हैं। अब ये कुछ नहीं है, देखो कोशिका के चारों ओर घिरा तरल पदार्थ, अर्ध तरल पदार्थ क्या कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। अब देखो इसका कार्य भी पूछ लेगा, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा के कार्य क्या होता है, ये कोशिकाओं को स्थिर बनाए रखता है, इनको एक निश्चित आकार प्रदान करता है, निश्चित आकार प्रदान करता है, और इसमें सभी कोशिकांग अंग पाए जाते हैं। ये अपना कल टॉपिक रहेगा, कोशिकांग अंग। अपन ने कितनी भागों में बांटा, इसको 3 भागों में बांटा, एक झिल्ली रहित को, एक झिल्ली युक्त कोशिकांग अंग, एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, और एक झिल्ली रहित कोशिकांग अंग। अब इसमें पढ़ेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, रिक्तिका है, इनका अपन एक क्रमवार सब पढ़ेंगे। कल अपन पढ़ेंगे भाई के एकल झिल्ली व एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से है, फिर पढ़ेंगे दोहरी झिल्ली युक्त। ये सेकंड ग्रेड में भी अच्छे से टॉपिक है, और हर भर्ती में, रीट में भी है, पशु परिचर में भी है, सभी में। तो आपने देखो शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और एक एक चीज आपको समझाई जा रही है। और कल अपने रहेंगे टॉपिक कोशिकांग अंग सारे पढ़े जाएंगे। यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।